घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अभी तक लड़ाई सिर्फ जेएमएम वर्सेस बीजेपी की नजर आ रही थी। लेकिन अब एक कांग्रेस नेता के बयान से इस सीट पर सियासी माहौल गर्मा गया, क्योंकि शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि इस सीट का जो भी नतीजा रहे, चाहे बीजेपी जीते या जेएमएम जीते, सरकार पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, सरकार यूं ही चलती रहेगी। लेकिन कांग्रेस नेता के एक बयान से ये साफ झलका कि कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं है। परिवारवाद की राजनीति से कांग्रेस यहां पर किनारा करते हुए इस सीट पर एक बड़े नेता ने दावेदारी पेश करी है, जो करीब 3 बार के विधायक इस सीट से रहे हैं, यानी घाटशिला से रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त प्रदीप कुमार बलमूचू की। जी, आप सभी को बता दें, उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार सकती, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस का एक समय काफी अच्छा खासा जनाधार रहा इस सीट पर। लेकिन साल 2009 में जब रामदास सोरेन ने यह सीट जीती और उसके बाद जब हेमंत सरकार के साथ या फिर कह लें कि जेएमएम के साथ कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार आगे चलाने का फैसला किया, तो यह सीट जेएमएम के खाते में गई। लेकिन आज भी देखें तो गठबंधन की ही सरकार है। अगर कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले ले, आरजेडी अपना समर्थन वापस ले ले, तो हेमंत सरकार ढह जाएगी। लेकिन इस बीच प्रदीप कुमार बलमूचू ने साफ कहा कि परिवारवाद से दूर रहना चाहिए। जहां एक तरफ रामदास सोरेन जी के निधन के बाद उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन को आगे लाने की चर्चा है, तो वहीं बीजेपी चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उतारने पर विचार कर रही है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसके इतर जनता को तीसरा विकल्प प्रदीप कुमार अपने रूप में देना चाहते हैं। इसके लिए वे कांग्रेस के प्रभारी से लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि जेएमएम पर अभी उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। जेएमएम अपनी ताकत दिखाने के लिए साल 2029 का विधानसभा चुनाव और हो सकता है लोकसभा चुनाव भी अकेले अपने दम पर लड़े। और देखा जाए तो साल 2024 के अंत में जो चुनाव हुए थे, उस वक्त भी माहौल ऐसा ही बन गया था। ऐसा लग रहा था कि जेएमएम और कांग्रेस अकेले अकेले लड़ सकती है, क्योंकि तब कांग्रेस ने कहा था कि सीएम रोटेशन का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। 5 साल हमने आपको समर्थन देके सीएम बनाए रखा, अगर हमें 25-24 सीटें आ जाती हैं तो हम भी अपना सीएम बनाने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन करीब 16 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस पार्टी, तो वो विकल्प वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदीप कुमार का बयान सामने आया कि कांग्रेस 2029 में हो सकता है कि जेएमएम के साथ लड़े ना लड़े या जेएमएम कांग्रेस के साथ लड़े ना लड़े, अपनी ताकत अगर दोनों को दिखानी है तो ये मौका अच्छा है। घाटशिला पर आ जाइए, हो जाता है मुकाबला। कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतारे, जेएमएम भी उतारे और बीजेपी भी उतारे। जिसका प्रत्याशी जनता को भाएगा वो यहाँ पर जीत जाएगा और जो गठबंधन है वो एज इट इज चलता रहेगा। तो प्रदीप कुमार के इस ऑफर पर, इस बयान पर क्या कुछ चल रहा होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जहां बाकी राज्यों में विपक्ष मुंह की खाता नजर आ रहा है बीजेपी से, वहां एक झारखंड ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी को हराकर विपक्ष ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन क्या यहाँ पर गठबंधन के नेताओं की खींचतान की वजह से, इस सीट पर उपचुनाव की वजह से कहीं माहौल तो नहीं बदल जाएगा? इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ खास सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर बयान सामने आया, हम चर्चा कर ही रहे हैं कि कौन कैंडिडेट बीजेपी से हो सकता है, कौन जेएमएम से हो सकता है, लेकिन कांग्रेस नेता की एंट्री, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दीपक, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। हालांकि अगर बीते 4-5 साल के प्रदर्शन की बात की जाए तो पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, जो परिणाम है, उसमें खासी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि बीजेपी से अगर कोई मुकाबला इस समय भी देश में कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत दोबारा कहीं ना कहीं रीस्टैब्लिश करनी चाहिए। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको दोबारा जगाना चाहिए। अगर हम झारखंड के लिहाज से भी देखें तो जाहिर बात है कि यहाँ पर अभी भी कांग्रेस पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी नजर आती है, यानी कि अभी भी रेस में कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। ऐसे में अब सवाल ये बनकर आ जाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब जो सहयोगी गठबंधन में उनके लोग हैं, अब उनसे भी कहीं कह सकते हैं कि जो अब तक राय मशवरे पर खरा उतरती थी कि भाई जो वो कहते थे वो मानती हुई नजर आती थी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपनी अलग राह यहाँ पर अपना सकती है? क्योंकि वजह इसकी बनती है कि जो घाटशिला की सीट है ये लगातार कांग्रेस पार्टी के पास में रही है। 2009 से पहले अगर देखा जाए, कई बार तो यहाँ पर जो जिक्र आप कर रहे थे, प्रदीप कुमार जो बलमूचू हैं, वो 3 बार चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। 2009 में हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो अभी भी वहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में एक नई चर्चा कहीं ना कहीं प्रदीप ने यहाँ पर छेड़ दी है कि क्या यहाँ से कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव में उतर सकता है, क्योंकि उन्होंने इसकी वजह भी बताई दीपक। उन्होंने कहा है कि देखिए, चाहे बीजेपी की बात करें तो वहां पर नजर आता है चंपई सोरेन अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे हुए, नहीं वंशवाद वहां पर भी दिखाई पड़ता है। अगर जेएमएम की बात की जाए तो रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का जिक्र लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद जो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ
कांग्रेस पार्टी के जो नेता है प्रदीप कुमार बलमुचू, जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, ये कहते हैं कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी इंटरेस्ट ले तो इस सीट के ऊपर हमारी जीत यहाँ पर तय हो सकती है। लेकिन इस सीट के ऊपर आपस में अगर तालमेल नहीं बना तो क्या गठबंधन खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो विधानसभा की सूरत दिखाई पड़ती है झारखंड की, वहाँ पर नजर आता है कि भले ही जेएमएम के पास में 34 विधायक हों लेकिन बहुमत से काफी दूर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सहयोग उसके लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी अलग हो जाती है तो यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार जो है भर भरा कर गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। इसलिए अभी इस तरह की बयानबाजी का क्या मायने हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले प्रदीप कुमार बलमुचू ने जिस तरह की बात को छेड़ा है उससे कहीं ना कहीं जेएमएम के अंदर भी खलबली जरूर मची कि जो उनका सहयोगी दल है अगर वो मुकाबले में उतरता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई देंगी। प्रदीप का एक बयान है परिवारवाद को लेकर कि चंपई दा के बेटे बाबूलाल सोरेन और रामदास दा के बेटे सोमेश सोरेन को आय करने पर बीजेपी जेएमएम विचार कर रही है। ये हकीकत है, क्योंकि अगर आज के समय अगर हम देखें तो गठबंधन यानी हेमंत का जो सरकारी गठबंधन चल रहा है उनके पास जेएमएम में लक्ष्मण टुडू भी मौजूद है जो 2014 में सीट से जीत चुके थे, और उनके पास गठबंधन में प्रदीप कुमार बलमुचू भी है। अगर चाहती तो जेएमएम प्रदीप कुमार को आगे करके कहीं ना कहीं ये दिखा सकती थी कि देखिए हमें जो ऐसा नेता चाहिए जो जनता को प्यारा हो और जनता के हित के लिए विचार करे। परिवारवाद से हो सकता है कि कल को सोमेश बहुत अच्छा करें, लेकिन अंततः वो परिवारवाद की राजनीति से आ रहे हैं तो उससे पार्टी को किनारा करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने, कहीं इन नेताओं का अगर कल को पाला बदल हुआ, क्योंकि प्रदीप कुमार बलमुचू को कहीं बीजेपी ऑफर ना दे दे या कोई जेएलकेएम जैसे अगर हम बात करें जयराम महतो की पार्टी कोई ऑफर ना दे दे क्योंकि वो भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है, या फिर लक्ष्मण टुडू को कोई ऑफर ना मिल जाए क्योंकि बड़े नेता हैं, नेता का काम होता है चुनाव लड़ना। अब जब चुनावी मंच सजा है और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जबकि सोमेश सोरेन जो एक युवा चेहरे हैं पहली बार आएंगे और परिवारवाद से उनको आप उतार रहे हैं तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन एक इसमें जो पॉइंट समझ रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर रामदास दा का निधन हुआ था। ऐसा नहीं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो इस्तीफा देना पड़ा या उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, उनका निधन हुआ था। उसके बाद ये सीट जेएमएम के खाते में जानी चाहिए, ऐसा सबका कहना है। अगर 2029 की बारी आएगी तो प्रदीप कुमार अपनी ताकत आजमाए, लेकिन उससे पहले उनका ये कदम कितना सही लग रहा है? बिल्कुल, और इसमें कोई दुराई भी नहीं दीपक कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रमेश रामदास सोरेन के पक्ष में लोगों का जिस तरह से मत रहा है। आप देखिए 2009 में चुनाव जीतते हैं, हालांकि 14 में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन 19 में चुनाव जीतते हैं, फिर 24 में भी चुनाव जीत जाते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर उनके बेटे चुनाव में जाएंगे तो एक इमोशनल जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है कि अगर कह सकते हैं बाप के ना रहने पर अगर बेटे को कहीं ना कहीं पार्टी चुनाव में उतारती है तो एक इमोशनल लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बनेगी और इसी का आधार माना जा रहा है कि उनको यहाँ पर जीत मिल सकती है। और साथ में एक चीज ये भी देखी जा रही है दीपक की शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, तो ऐसे में जो कह सकते हैं जनता है घाटशिला की वो ये भी देख रही है कि अगर हमने बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ पर जिता दिया तो उनकी 21 सीटें नजर आती हैं, उनको जिताकर भी कोई बहुत बड़ा फायदा जो कह सकते हैं विधानसभा को नहीं होने वाला, लोगों को नहीं होने वाला। ऐसे में अगर यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो सरकार है उनका प्रत्याशी अगर चुनाव यहाँ से जीतता है तो उनके क्षेत्र के लिए बेहतर विकास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो लोग समझ पाए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कौन सा वो नाम होगा जिसके ऊपर यहाँ मोहर लगती हुई नजर आएगी। और अब तक तो मुकाबला ऐसा लग रहा था कि बीजेपी वर्सेस जेएमएम है, लेकिन यहाँ अब ये त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्रदीप कुमार के इस बयान के बाद से कि कांग्रेस पार्टी को भी अपनी ताकत को भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी बारंबार घाटशिला पर चुनाव जीती है, ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अगर सही रणनीति से काम करे तो घाटशिला में न सिर्फ प्रत्याशी उतारे बल्कि यहाँ पर जो प्रत्याशी उतरेगा वो जीत भी दर्ज कर सकता है। लेकिन ऐसे में गठबंधन की जो गांठें हैं कहीं वो कमजोर होती हुई दिखाई न पड़ जाए, कई तरह के सवाल। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि घाटशिला को लेकर जितनी मुश्किल में बीजेपी है, महागठबंधन भी उससे ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रहा है। जी, प्रदीप कुमार बलमुचू के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी सीट से 3 बार के वो विधायक रहे, यही कारण है। अब देखते हैं आगे पार्टी क्या फैसला लेती है, गठबंधन क्या फैसला लेता है। कांग्रेस प्रभारी से बातचीत तो उन्होंने की है, वहां से क्या कुछ बयान सामने आते हैं देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।